मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करें, इससे पहले हमने कुछ बॉन्ड्स की बातें की थी जिसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनकी चर्चा की थी। इसमें आज एक नया और टॉपिक जो बीएससी पार्ट 3 का है और उसमें हमारे पास है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी मेटल और लिगेंड के मध्य ये कैसा बॉन्ड है जिसकी हम चर्चा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेटल को मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि मेटल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है और लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्वाभाविक है वो कम इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे जो मेटल के पास है इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन किस रूप में होगी इसके ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पे इससे पहले हमने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी इसी का एक रूप जो बढ़ता हुआ आगे मॉडिफाइड रूप किया गया था जिससे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जाना गया। इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसमें क्या था, वैलेंस बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन A एंड B, हमने दो कोई भी एटम लिए जिसके मध्य इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है, कक्षक की जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसके कारण से सहसंयोजक बंध की फॉर्मेशन हो रही है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा और इस बॉन्ड की सहायता से बहुत सी गुणधर्मों की व्याख्या भी कर सके थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे संक्रमण तत्वों की बात आ रही है, उसके साथ बनने वाले संकुल की बात आ रही है, तो इसको बहुत हद तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया गया। जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि इनकी लिमिट्स के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण तत्वों में जब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है तो बहुत से कक्षक जो है वो आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं, बहुत से बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात इसमें नहीं समझा पाए। सेकेंडली इन्होंने कहा कि मेटल और लिगेंड के मध्य हमने कहा कि कोवलेंट उपसहसंयोजक बंध बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आई कि यहाँ उपसहसंयोजक बंध नहीं बन करके एक नए प्रकार का जिसको मानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल टाइप का बॉन्ड बन रहा, जिसकी चर्चा भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं की गई। नेक्स्ट इन्होंने कमी रही, जैसे हमने हेक्सा एक्वा कॉपर का कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि डिस्ट्रॉयड आकृति बनती है, विकृत आकृति बनती है। और विकृत आकृति में क्या होता है, देखिए आप कॉपर ये चार जो जल के अणु हैं इन्होंने कहा एक समान दूरी पे आ रहे हैं, लेकिन एक जो जल का अणु है वो ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर, अर्थात ये आकृति जो है वो एक डिस्ट्रॉयड आकृति बन जाती है। तो ऐसा क्यों बन रहा है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको नहीं समझा पाए। इसके बाद नेक्स्ट ये था हेक्सा एमिनो कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लिया, टेट्रा साइनो कोबाल्ट का भी, कॉपर का भी एक एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कोबाल्ट यानी हेक्सा एमिन कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 3D से जो इलेक्ट्रॉन है वो 4D के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। 3D से 4D में, इसका कोई रीजन इन्होंने नहीं बताया भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D से 4D में कैसे चला गया सीधा। दूसरा टेट्रासाइनो प्लेट के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 3D से 4P के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो कमियां थी ये यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं बताएगी। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, टेट्रा एमिनो निकलेट, निकल के यहाँ पे बात करें टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, लेकिन यही अगर टेट्रासाइनो निकलेट की हम बात करें तो वहां पे आप देखेंगे स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रही है, वर्ग समतलीय आकार बन रहा है। यहाँ पे चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि निकल ये इस प्रकार से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अगर यही बात हम कॉपर के साइनाइड के साथ ले लें, इसके साथ साइनाइड के साथ, तो क्या बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। ये साइनाइड के साथ अगर इसको ले लें हम निकल, तो ये साइनाइड के साथ जो बन रहा है ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये ऐसा अंतर क्यों आ रहा है, ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं समझाएगा। तो ये सब चर्चा करते हुए उसके बाद हेंस और बेथ ने 1929 के अंदर एक डिस्कवरी आगे चली कि भाई मेटल और लिगेंड के मध्य ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसके कारण से कि ये चीजें नहीं समझाई पा जा रहे हैं, ट्रांजिशन संक्रमण तत्वों में ये चीजें समझाई जा सकें। उसके बाद 1939 के अंदर
और इसी प्रकार से 1952 में जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक रूप वापस प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, उसको समाहित करते हुए हम एक नई थ्योरी का डेवलप करेंगे, जिसका नाम इन्होंने दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र थ्योरी का एक सिद्धांत दिया कि इस थ्योरी की सहायता से हम जो कमियां रही हैं इसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो मुख्य बातें जो आई वो क्या थी? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या दिया इनका? मेटल के साथ जब लिगेंड का कोई बंध बन रहा है तो लिगेंड क्योंकि ऋणावेशित है, इसकी एक लोब जो मेटल की तरफ एक पॉइंट चार्ज के रूप में कार्य करती है। सेकेंडली क्या कहा इन्होंने कि मेटल लिगेंड के साथ जो, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज में मैंने कहा मेटल और लिगेंड के मध्य जब बंध बन रहा है तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन ऋण अवशित है, तो यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में इसको दिखाया गया है कि पॉइंट चार्ज के रूप में बन रहा है। सेकेंड इन्होंने कहा कि डी कक्षक जो एक समान होकर के डी जनरेट टाइप में बन रहे हैं, यानी डी कक्षक जो है वो विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होती है, यहाँ पे विभाजन या विपाटन कह सकते हैं। ये भी एक पॉइंट जो है पोस्टुलेशंस के अंदर महत्वपूर्ण है। थर्डली इन्होंने क्या कहा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन जब बन रहे हैं इनमें कुछ कक्षक जो आंतरिक कक्षक काम में ले रहे हैं, कुछ बाह्य कक्षक काम में ले रहे हैं। यहां जो इन्होंने कहा कि लिगेंड जो है वो लिगेंड की नेचर स्ट्रॉन्ग और वीक, दो प्रकार की नेचर यहाँ पे व्यक्त की गई। एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, एक वीक लिगेंड होते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। फोर्थली इन्होंने क्या कहा पोस्टुलेशन में कि जो इनकी ऊर्जा जो है मैग्नेटिक जो चुंबकीय जो इनका गुण है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय गुण की भी व्याख्या इसके अनुसार आसानी से की जा सकती है। थर्डली थर्मोडायनेमिकली उष्मागतिकीय स्थायित्व के बारे में भी ये अच्छी तरह से समझा पा रहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मुख्य रूप से जो कमियां यहाँ पे हमें नजर आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उन्हीं को रूप बदल करके आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सहायता से इसको समझाने की कोशिश की गई है। तीसरा आगे हम देखें, उन्होंने कहा कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्थायीकरण ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी की जो बात की, उन्होंने कहा कि डी कक्षक की एक बात करें तो यहाँ पे डी कक्षक जो है वो दो प्रकार से विपाटन हो रहा है और इनके अंदर जो ऊर्जा बन रही है अंतराल, ये एक फ्री एनर्जी का रूप ले रही है, जिसके कारण कोई कॉम्प्लेक्स है वो स्थायी बन जाता है। तो इसको हम डी कक्षक का लेकर के अभी इसको चर्चा करेंगे। तो देखिए डी कक्षक के बारे में पहले, इससे पहले पी कक्षक था। पी कक्षक कैसा होता है? एक डंबल शेप में, पी कक्षक ये एक डंबल शेप में आकार में होता है। इसको 1 नंबर दे देते हैं क्योंकि आगे 2 की जरूरत पड़ेगी। डी क्या है? डबल। डी कक्षक में मैंने कहा पी कैसा है आकृति में? डबल शेप आकार का होता है, डमरू के आकार जिसको हम कह सकते हैं, और डी जो है डबल डमरू शेप में होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की शेप इसकी बनती है। अब डी कक्षक में देखिए, डी कक्षक का जब ये यहाँ पे हम डी कक्षक ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सब सेल है डी के। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं सब सेल कौन कौन से, पहले दिन की चर्चा करें पर। तो इसमें क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 सब सेल डी कक्षक के अंदर पाए जाते हैं। अब इन डी सेल्स में क्या है? एक पॉइंट आया था पोस्टुलेशन में कि डी जनरेटेड ऑर्बिट्स, इसका मतलब यहां जब हम बात कर रहे हैं ये 5 कक्षक जो बनाए अपन, ये डी जनरेटेड, यानी एक समान ऊर्जा की, जिस समय मेटल अपनी अवस्था में है वो एक समान ऊर्जा की डी जनरेटेड ऑर्बिट्स हमारे पास हैं। लेकिन जैसे ही इसके पास लिगेंड आना शुरू हो जाते हैं तो इसमें हलचल शुरू हो जाती है 5 कक्ष में। और लिगेंड में हलचल होने का कारण क्या है ये भी आगे आएगा। तो हलचल शुरू होने से क्या हुआ? डी कक्षक जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पे 2 भागों में विभाजित होकर के एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। देखिए ये 2 भागों में कैसे जाता है? एक को हम कहते हैं ई जी कक्षक, ये बहुत गौर से देखिए आप क्योंकि ये समझने की चीज है यहाँ पे। और यहाँ ये दूसरा कक्षक जो बनता है वो T2G। तो EG और T2G यानी इन कक्षकों का लिगेंड के कारण यहाँ क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए आप, ये लिगेंड था, ये हमारे पास मेटल था। जैसे ही मेटल के पास, मेटल बिल्कुल स्वतंत्र था, जैसे ही लिगेंड इसके पास आया, इन 5 कक्षक जो डी जनरेट कक्षक थे, एक हलचल शुरू हुई और लिगेंड के कारण 2 भागों में टूट गए। पहला भाग था
Eg कर्षक, दूसरा था T2G। अब ये देखिए, ये हम जो कह रहे हैं, यहां देखिए ये दो भाग बन गए, Eg और T2G। यहां हम चर्चा करेंगे अभी Eg क्या है, T2G क्या है, E क्या है, G क्या है, 2 क्या है, ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे हम यहाँ बात करें Eg और T2G की, अर्थात ये औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी, ये औसत ऊर्जा है। औसत ऊर्जा से कुछ ऊर्जा एक्सेस हो जाती है, कुछ ऊर्जा कम हो जाती है। तो अधिक ऊर्जा ये चाहता है, कहलाता है Eg कर्षक, जिसमें हम मान कर रहे हैं इसका 0.6, ये डेल 0, यानी ये प्लस में, या समझिए इसको डेल O क्या है, ऑक्टाहाइड्रल पोजीशन की हम बात करें, अष्टक की संकुल की बात कर रहे हैं, और यहां पे आ जाती है -0.4 डेल G। तो यहां तो मान आप देख रहे हैं कि औसत ऊर्जा से अधिक मान कितना, 0.6 डेल O एक कक्ष का, और यहाँ पे औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा का मान -0.4 डेल O एक कक्षक का है। इसका मतलब क्या हुआ कि डी कक्षक पांचों दो भागों में डिवाइड हो गए, 3 कक्षक एक जैसे बन गए, 2 कक्षक एक जैसे बन गए। ये 3 कक्षक कौन से थे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्सिस। और ये 2 कक्षक कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये समान हो गए। अब कारण से जैसा आता आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये दो जगह क्यों टूटे तो फिर Eg हाई ऊर्जा में क्यों गया और T2G लोअर में क्यों गया। इससे पहले आप थोड़ा सा देखिए, मैंने कहा था Eg यहां क्या है, डबल डी जनरेट के लिए हमने काम में लिया E, इसके साथ G सब में लगाया, मैंने ध्यान रखना ऑक्टाहाइड्रल के अंदर G लगेगा। G मीन्स क्या होता है, G रेड का मतलब होता है सिमेट्री, यानी एक समान। आप देखिए एक वर्ग को हम लेते हैं, ये देखिए इसके अगर 2 भाग कर दिए तो आप देखेंगे A और B दोनों पार्ट में एक जैसे फिजिकल कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर एक जैसे ही आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा विभाजन जो दोनों एक समान हो, वो कहलाता सिमेट्री, G रेड। और यहाँ पे देखिए ये G इसलिए हम यहाँ काम में लेते हैं। दूसरा बीच में बता दूं आपको, टेट्राहाइड्रल के अंदर G कभी भी काम में नहीं लेंगे, ये गलती कर देते हैं हम कि G को वहां पे यूज कर लेते हैं चतुष्फलकीय में, क्योंकि चतुष्फलकीय मैंने पहले बताया आपको कैसा है, कोई भी लिगेंड जो है किसी भी एक्सिस के सामने नहीं आता है। यहां देखिए Eg जो हायर एनर्जी कक्षा हमने कहा, T2G जो कि लोअर एनर्जी के हैं, यहाँ T क्या है, ट्रिपल डी जनरेट कर सकते, इसलिए इसको T कह दिया। 2 क्या है, मैंने कहा था P के लिए हम लेते हैं 1 और D के लिए लेते हैं 2 काम में, तो ये एक वेरिएशन के लिए हमने दिया यहाँ पे T2G। G क्या था, G ग्रेड। अब देखिए यहाँ दोनों का था आपको समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि Eg और T2G में अंतर क्यों आता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि डी कक्षक की शेप क्या है। अब देखिए शेप ऑफ डी ऑर्बिट, मैंने कहा था 5 प्रकार के कक्षक हमारे पास हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब देखिए ये मैंने कहा था मेटल और मेटल के सामने जैसे लिगेंड, 2 चीज देखिए आप यहाँ पे, अगर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की बात हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब मैंने बात की थी कि डी एक्स वाई, पहले कक्ष की बात हम करें, डी एक्स वाई का मतलब क्या है, डी वाई जेड और डी जेड, ये तीनों कक्षक क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के मध्य में अभिविन्यासित हैं, ओरिएंटेड हैं किस ओर, ये एक्स और वाई के मध्य से, ये वाई और जेड एक्स के मध्य से, ये वाई और जेड के मध्य से, तीनों एक्स एक्सिस के मध्य से जा रहे हैं। एक क्या है, हमने कहा दूसरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या है, डायरेक्ट एक्स एक्सिस के माध्यम से आ रहे हैं। ये लिगेंड हमारे पास है, ये यहाँ पे लिगेंड मैंने दिखाया आपको। तो ये लिगेंड आप देखिए 2 एक्सिस के मध्य जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षण इसमें ज्यादा होगा या इसमें, स्वाभाविक है। एक्स एक्सिस के मध्य ओवरलैपिंग जब होगी, एक्स एक्सिस के मध्य जब लिगेंड आएगा तो ये प्रतिकर्षण ज्यादा करेगा। प्रतिकर्षण ज्यादा करेगा इसका मतलब इसकी ऊर्जा एक्सेस होगी, ऊर्जा एक्सेस होगी मतलब ये अस्थायी हो जाएंगे।
और ये जो मध्य में जा रहे हैं कौन से, dxy, yz और dz, ये तीनों एक्सिस के मध्य से जा रहे हैं, मध्य में अभिविन्यासित हैं, ओरिएंटेड हैं, तो इनका ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा और एक स्थायित्व होगा। जब स्थायित्व की ओर आ रहे हैं इसका मतलब ऊर्जा का मान कम होगा, इसका मतलब इनको हम नीचे की ओर लो एनर्जी में दिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। बंद करेंगे। अभी अपन डी ऑर्बिट्स की शेप की बात कर रहे थे। अब जिसमें मैंने कहा था डी ऑर्बिट जो 5 सब सेल्स में बटा हुआ था, डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड और डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, जिसकी हमने चर्चा की भाई किस प्रकार से एक्स एक्सिस की ओर से आ रहे हैं या दोनों एक्सिस के मध्य में से लिगेंड प्रवेश कर रहा है, और इसके ऊपर इनकी एनर्जी निर्भर करती है, हायर एनर्जी का होगा या लो एनर्जी का होगा, जहां पे ईजी और T2 की बात की थी। इसको हम एक सिंपल क्यूब से भी समझ सकते हैं। देखिए ये एक सिंपल क्यूब की हम बात कर रहे हैं, क्यूब। यहां देखिए ये एक्स एक्सिस की ओर, ये दूसरा जेड एक्सिस की ओर, और ये जा रहा है वाई एक्सिस। हुआ क्या था इसके अंदर, मैंने कहा एक्स एक्सिस की ओर आ रहा, जैसे अगला रह गया था अपना कि यहाँ पे तीनों की बात थी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस था हमारा, ये वाई एक्सिस जो हम लेके चले, और ये है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, और ये डबल लोब में। तो ये जो एक्स एक्सिस की ओर है इसका मतलब डायरेक्ट एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है लिगेंड, डायरेक्ट वाई एक्सिस की ओर आ रहा है, तो एनर्जी हाई होगी। डी जेड स्क्वायर में क्या है, ये डी जेड, ये डी जेड बन गया। स्क्वायर के लिए क्या हुआ है, यहाँ पे हम इसको राउंड शेप कर देते हैं डी जेड में, तो ये डी जेड करती होगी। तो डी एक्स वाई जो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के मध्य से आ रहा है, ये हमारे पास था। फिर इसको थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे आप ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो पहले कह रहा था हमने डी एक्स वाई, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस, ये इसका चार लोग अर्थात दोनों एक्स और वाई एक्सिस के मध्य में से लिगेंड प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये। दूसरा था वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये जेड का ले लें, ये जेड एक्स एक्सिस का ले लेंगे, तो ये एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस के मध्य का वही। और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, तो क्या होगा वाई और एक्स के अंदर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। तो ये तीनों और दोनों इस प्रकार की इनकी व्यवस्था। तो मैंने कहा क्यूब के अंदर इसको थोड़ा सा हम देख सकते हैं, क्यूब में क्या होगा वही स्थिति होगी। तो इस प्रकार से ये बनाने का उद्देश्य क्या था मेरे यहाँ पे, कि ये एक प्रकार से गुच्छे के रूप में कवर हो जाता है, गुच्छ के रूप में, जो यहाँ पर इंडिविजुअल एक को बनाया, यहाँ पे एक गुच्छ के रूप में कवर हो जाता है। और यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको तीनों ये अलग अलग लेके बताया कि क्यूब के अंदर इसको किस प्रकार से बता सकते हैं। तो आप ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डी कक्षक जो डी जनरेट कक्षक थे, लिगेंड आने के पश्चात उनके अंदर मोशन होता है और वहां पे अपनी स्थिति को जो एक समान ऊर्जा के थे ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो एक औसत ऊर्जा से कुछ कक्षक हायर एनर्जी के हो जाते हैं, कुछ कक्षक लो एनर्जी हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखी होगी आपने, मैंने कहा प्लस 0.6 औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ ऊर्जा का बढ़ना और ऊर्जा का घटना है, नहीं कि माइनस और प्लस से। ये ध्यान रखना। टोटल एनर्जी मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार आप जानते हैं, यहाँ पे डेल्टा ओ या ये कह सकते हैं डेल ओ, ऑक्टाहाइड्रल की ऊर्जा बराबर 10dq, ये हमेशा बराबर ही रहेगी, इसमें कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हो सकती। तभी कहा ना कंजर्वेशन लॉ में कि ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता, वो चीज भी यहाँ आप लागू कर सकते हैं। एक छोटी चीज और लाते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है मेटल लिगेंड के मध्य, ये मेटल है ये लिगेंड। क्रिस्टल फील्ड में इन्होंने कहा स्थिर विद्युत आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है जो कि आयनिक है, आगे जाके इस पे विवाद बनेगा, लेकिन फिलहाल इसको यहीं पे मानते हैं कि ये एक आयनिक रूप में
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किनके मध्य, मेटल और लिगेंड के मध्य। सेकेंडली इन्होंने कहा कि समान डी कक्षक है, यहां पे डी कक्षक जो है समान है, लेकिन उनका डी कक्षक में स्प्लिटिंग होती है जो Eg और T2G कक्षक में विभाजित हो जाते हैं। थर्डली उन्होंने कहा कि बंध जो है वो सामान्यतः इसमें क्या होता है, बंध सामर्थ्य निकाली जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो CFSE, ये आपको एक आगे आएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्थायीकरण ऊर्जा के मान के आधार पे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को निर्धारित करते हैं। क्लियर है। उसके बाद लेते हैं हम कि लिगेंड, फोर्थ पॉइंट क्या है, लिगेंड। लिगेंड इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिगेंड का कोई वेरिएशन नहीं किया गया, उन्होंने कहा लिगेंड सब एक समान होते हैं, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या कहा गया, लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, वीक फील्ड होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे थे इसमें फिफ्थ पॉइंट, वो क्या था कि कलर, रंग की बात हम कर रहे थे। कलर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कलर का आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया, इसकी व्याख्या नहीं की गई, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। थोड़ा सा देख लें आप कि कलर्ड क्यों होते हैं। हम देखते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, तो विजिबल लाइट या इंफ्रारेड लाइट का एब्जॉर्बेशन करता है। ये एब्जॉर्ब करके जब इसका पूरक रंग वापस हमारी आंखों पे आता है तो उसको हम कहते हैं उसका कलर जो है वो शो होता है कॉम्प्लेक्स। तो ये कलर के बारे में भी स्पष्टीकरण व्याख्या सही तरीके से दे पाते हैं। नेक्स्ट देखिए इन्होंने कहा वर्ग समतलीय आकृति बनती है, DsP2 वर्ग समतलीय संकुल का फॉर्मेशन होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लेकिन CFT ने कहा कि ओक्टा हाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के कारण, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण यहां क्या कर सकते हैं, ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनने की असफल प्रयास, ध्यान रखना इस चीज का, असफल प्रयास के दौरान वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। असफल प्रयास के अनुसार ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि बनने तो ऑक्टाहाइड्रल ही है और ऑक्टाहाइड्रल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं बन करके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सीधा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स DsP2 की सहायता से बन जाता है। तो ये इस प्रकार से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझ पाए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटाइजेशन एनर्जी या विपाटन ऊर्जा Eg और T2G की कैसे निकालते हैं और कैसे विपाटन इनमें होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।